नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बुक का सॉल्यूशन है, जो कि आज है हमारा अतीत भाग फर्स्ट है, जो कक्षा 6 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको धैर्य बना करके वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, आज का कक्षा 6 का हमारा ये टॉपिक है, हमारा अतीत बुक का जो भाग फर्स्ट की बुक का सोल्यूशन करवाएंगे। ऑनलाइन क्वेश्चन देख लिए इस प्रकार से है। अगर पहले ये आज की क्लास हमारी तीसरी नंबर क्लास है, ठीक है, इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में बनाई हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार यूट्यूब पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो भी वीडियो है आप तक समय टू समय मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न ये है, अपने को पूछा है कि चलिए सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि प्रारंभिक मानव सभ्यता में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसलों को उपजाऊ प्रारंभ किया। तो कौन सी फसल है जो सर्वप्रथम मनुष्य ने प्रारंभ किया। तो इसका आंसर होगा गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में प्राचीन क्षेत्र जो वर्तमान में बिहार राज्य में का प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो वर्तमान में जो गंगा नदी के दक्षिण भाग में है, वर्तमान में यह मगध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिंधु के पूर्व वाला क्षेत्र, ठीक है, को इंडस के नाम से संबोधित करने वाली विदेशी कौन है। तो यानी कि सिंधु के पूर्वी वाला क्षेत्र है, इसको इंडस नाम देने वाले विदेशी व्यक्ति है वो यूनानी है। ठीक है, अगला है, नवपाषाण स्थल बुर्ज होम वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बुर्ज होम दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सबसे प्रारंभ सैंधवकालीन नगर किसे माना जाता है, या सर्वप्रथम खोजा गया सैंधवकालीन नगर कौन सा है। तो सैंधवकालीन नगर दोस्तों ये है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा, इसकी खोज दोस्तों 1921 में जॉर्ज मार्शल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के वे दो प्रमुख नगर कौन से हैं जहां पर धार्मिक कर्मकांड से संबंधित अग्निकुंड व हवन कुंड के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता का नगर राखी गढ़ी, बनवाली और कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, यहाँ से दोस्तों अग्निकुंड व हवन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वह नगर जहाँ से संभवतः 7000 वर्ष पहले कपास की खेती आरंभ की गई थी। तो 7000 वर्ष पहले खेती है जो कपास की, ये मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान में यहाँ से की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का आकार पूछा है। ये आकार दोस्तों त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का मूल केंद्र है वह पंजाब व सिंधु प्रांत में है। ठीक है, और इसके प्रमुख जो सभ्यता स्थल है इनकी बात करेंगे, ये टेबल में दे रखी है। ठीक है, इस प्रकार से 7 ये प्रमुख प्रयोजन है, इनकी बात करें तो देखिए, स्थल दे रखा है, वर्तमान स्थिति दे रखी है और क्या विशेषताएं हैं। देखिए, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और हड़प्पा का सर्वप्रथम नाम है जो किसने दिया था, ये हड़प्पा का सर्वप्रथम नाम है जॉन मार्शल के द्वारा 1921 में दिया गया था, और खोज दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। ये जो हड़प्पा है पाकिस्तान में है, और सर्वप्रथम खुदाई के अवशेष कब्रिस्तान यहाँ से मिला है। अगला है मोहनजोदड़ो दोस्तों राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया, और यह दोस्तों पाकिस्तान में है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। इस स्थल पर 7 बार उत्पादन व पतन हुआ है। यहाँ पर विशाल स्नानागार व अन्नागार मिलते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि स्नानागार व अन्नागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। यह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला है चुनहोदड़ो दोस्तों ये पाकिस्तान में, इसकी खोज एनजी मजबूदार के द्वारा की गई थी, और इनकी विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी पूछा जाए तो चुनहोदड़ो है, और जांकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र स्थल जहाँ से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। दुर्ग के अवशेष कहाँ से नहीं मिले हैं, चुनहोदड़ो से नहीं मिले हैं। अगला लोथल दोस्तों लोथल है गुजरात में, इसकी खोज SR राव के द्वारा की गई थी। यहाँ से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। चावल का प्रथम साक्ष्य पूछा जा सकता है, ये है लोथल से। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिले हैं। सुतकागडोर की बात करें या सुरकोटड़ा की बात करें, इसकी दोस्तों सुरकोटड़ा ये गुजरात में है। जगपत जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और घोड़े की अस्थियों के अवशेष है जो कि सुरकोटड़ा से मिले हैं। अगला है कालीबंगा मोस्ट इंपोर्टेंट। कालीबंगा दोस्तों अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया है, और BK थापर बी लाल ये इनके
खरे वगैरह ये इसके उत्खनन करता है खोजा अमलानंद घोष के द्वारा। ये हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान। अर्थ की बात करें कालीबंगा का अर्थ है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से अवशेष है दोस्तों जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। 7 आयताकार अग्निवेद काई मिली हैं। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दोस्तों दशरथ शर्मा ने इसको कहा था। अगला देखिए धोलावीरा। धोलावीरा की खोज दोस्तों जगपत जोशी के द्वारा की गई थी और गुजरात में है। जगपत जोशी के द्वारा एक और स्थल है जिसकी खोज की गई थी सुरकोटड़ा। ठीक है, याद रखना है। धोलावीरा दोस्तों गुजरात में है। इसके प्रमुख विशेषता की बात करें यहाँ से विशाल जलाशय, खेल मैदान जैसे कि स्टेडियम, नगर में 3 भाग मिले हैं जहाँ से दुर्ग, टीला व टीले के नीचे का स्थान है जो कि 3 भागों में बंटा हुआ है। सभ्यता का सबसे लंबा 17 अक्षरों वाला लेख प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता से सबसे लंबा 17 अक्षरों वाला लेख प्राप्त हुआ है। तो 17 अक्षर है उसके अंदर ये लेख मिला, ये धोलावीरा से मिला है गुजरात से। और इस धोलावीरा को 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि धोलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया, तो 27 जुलाई 2021 को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा है भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल नगर या क्षेत्र में कौन सा है। तो विशाल नगर है दोस्तों ये है राखी गढ़ी। कौन सा? राखी गढ़ी, ये आपने को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बारे में है। तो यहाँ की लिपि है दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि है, नगरीय सभ्यता है और जल निकासी की प्रणाली है। और सर्वप्रथम विलेख युक्त मोहरे हड़प्पा से मिले हैं जबकि सर्वाधिक मोहरें दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक मोहरें दोस्तों ये हड़प्पा से मिली है और सर्वप्रथम मोहर मिली है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला है मोहरे सेलखड़ी पत्थर से बनी है। यहाँ की मोहरें जो सेलखड़ी पत्थर से बनी है। माप तोल से बाट मिले हैं, यहाँ के मापने तोलने के लिए बाट मिले। इसके अलावा कालीबंगा चूर्णोदड़ों से बाट मिले। ये मातृदेवी शिव पूजा की संकेत मिले यहाँ से। ठीक है, और शिव पूजा के जो संकेत है राजस्थान सॉरी भारत के चारों दिशाओं से मिले, उत्तर पूर्व पूर्व पश्चिम क्षेत्र से, जैसे कि दे रखा है इसमें कि उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है और पूर्व में क्या है, पश्चिम क्या है। उत्तर में दोस्तों स्थान है यहाँ से प्राचीन जो शिव के संकेत मिले हैं। यहाँ से देखिए मांडा नामक स्थान है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे यहाँ से मिले हैं। और हैदराबाद महाराष्ट्र में यहाँ प्रवारा नदी के स्थान मिला है। इनकी लंबाई की बात करूं तो इनकी टोटल लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, सुत्कागडोर दोस्तों पाकिस्तान में, यह दासक नदी किनारे पश्चिमी क्षेत्र के अंदर भाग है। आलमगीर दोस्तों यूपी में, हिंडन नदी किनारे ये पूर्वी भाग है। यहाँ की जो कुल लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर वो 1600 है, ये 1400 है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है मानव ने कृषि करना सीखा था कब? नवपाषाण काल में यहाँ से मानव ने कृषि करना सीखा था। अगला सिंधु सभ्यता के निवासी अपने दैनिक उपयोग के लिए तांबा भारत के किस राज्य से आयात करते थे? तो दैनिक जीवन के लिए ये भारत निवासी या सिंधुवासी लोग है, ये तांबा है जो खेतड़ी राजस्थान से आयात करते थे। अगला है ऋग्वेद कालीन प्रमुख 3 देवता कौन थे? ऋग्वेद के 3 देवता दोस्तों ये है भगवान अग्नि, इंद्र, सोम। ये है भगवान अग्नि, इंद्र, सोम, ये 3 देवता यहाँ से मिले हैं। अगला है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, इसकी भाषा है दोस्तों वो है संस्कृत, वैदिक संस्कृत। ठीक है, प्राक संस्कृत बोल सकते हैं या फिर वैदिक संस्कृत बोल सकते हैं, इस ऋग्वेद की भाषा। चलिए चारों वेदों की बात करें, क्या विशेषता है, क्या उपवेद है, क्या इसका जो है। तो देखिए 4 वेद है जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके उपभेद दे रखे हैं जैसे कि ऋग्वेद के आयुर्वेद है, यजुर्वेद के धर्मवेद है और ये सामवेद का गंधर्ववेद है, अथर्ववेद की शिल्पवेद है, ये इसके वेद हो गए। और इसका पुरोहित क्या है, तो होता या होत्री है। ठीक है, यजुर्वेद में अद्रव्यु है और सामवेद में उद्गाता है, अथर्ववेद में ब्रह्मा है। ठीक है, ये है। तो ऋग्वेद की विशेषता क्या है देखिए, यहाँ से गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से मिला है। तो गायत्री मंत्र है दोस्तों ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से मिला है और विश्वामित्र द्वारा रचित है। गायत्री मंत्र किसके द्वारा है? विश्वामित्र के द्वारा रचित है। यजुर्वेद दोस्तों, यजुर्वेद की विशेषता है एकमात्र वेद जो गद्य पद्य दोनों शैली में लिखा गया है, जिसे हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं।
अगला है सामवेद। सामवेद दोस्तों भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है सामवेद। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद की विशेषता है औषधि विज्ञान, तंत्र मंत्र से संबंधित है दोस्तों, जादू टोनों से संबंधित है अथर्ववेद। ठीक है, औषधि विज्ञान और तंत्र मंत्र से। ये चारों वेदों के बारे में हमने प्रमुख बात करी है, तो प्रश्न बनेगा तो यहीं से बन जाएगा। अगला है हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है दोस्तों, ये माना जाता है। देखिए 10 मंडल दे रखे हैं, 128 सूक्त दे रखे हैं, देवताओं की स्तुति करने के स्रोत यहाँ से मिलते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से ये तो होगी कक्षा 6 की बुक का हमारा सॉल्यूशन। अब बात करेंगे हम कक्षा 7 की, जो है हमारा पर्यावरण भाग फर्स्ट है। ये कक्षा 7 का टॉपिक दे रखा है, कक्षा 7 का। कक्षा 6 के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, अब हम बात करेंगे कक्षा 7 का, जो कि ये हम पढ़ेंगे आज पृथ्वी हमारा आवास। क्या है? पृथ्वी हमारा आवास। पृथ्वी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, क्या है, कैसे है। तो देखिए, उम्मीद करूंगा दोस्तों ये क्लास है जो हम आपको पसंद आ रही होगी। ये जो शॉर्ट नोट्स है या फिर शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, तो 100 दोस्तों % है कि यहाँ से पर्सन बनेगा, प्री एग्जाम रीट के अंदर आपके बनेगा, लेवल 2 के अंदर। चाहे कोई भी परीक्षा हो, रीट हो या कोई भी हो, इनमें से पर्सन 100% आते हैं। तो मैं दोस्तों कंटिन्यू ये क्लासेस दूंगा, तो आपको धैर्य बना करके इन क्लासों को लेना है, कंप्लीट वीडियो देखना है, प्ले लिस्ट बनाई होगी, तो वहाँ से जाकर के आपको जो भी पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको बहुत बहुत पसंद आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पृथ्वी हमारा आवास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि कितने ग्रह हैं, क्या है सौरमंडल में। तो सौरमंडल, हाँ, ये हमारा सौरमंडल में दे रखा है ग्रहों की संख्या। तो ग्रहों की संख्या दोस्तों कितनी है? 8 है। ठीक है, 8 है। 9वां था प्लूटो, वो बात करेंगे। तो ये है अपना सूर्य। सूर्य के नजदीक दोस्तों बुध ग्रह है, सबसे पहला बुध है, लास्ट वरुण है। ठीक है, बुध है पहला, वरुण है। आंतरिक ग्रह 4 हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हो गए। ठीक है, ये इनको बाहरी ग्रह कहते हैं। और शुद्र ग्रह दोस्तों किन किन ग्रहों के बीच में? ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ठीक है, ये याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। और पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है? ये है शुक्र ग्रह। और पृथ्वी की बहन दोस्तों ये शुक्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक परिक्रमा काल दोस्तों वरुण का है, सबसे कम बुध का। इस प्रकार से याद करेंगे। ठीक है, तो धैर्य बना करके वीडियो देखते रहना है। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। आकार की दृष्टि से दोस्तों ये जो पृथ्वी है ये 5वें नंबर का है, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर ये पृथ्वी। आज बात करें तो पृथ्वी 5वें नंबर पे है। क्रम से बात करें तो ये दोस्तों क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, वरुण। ठीक है, इनको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके इन 8 ग्रहों के बारे में बात करें, क्या क्या इनके उपग्रह हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो बुध ग्रह दोस्तों, बुध ग्रह की बात करें, इसका कोई उपग्रह नहीं है और इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, सबसे छोटा ग्रह है जो मैंने बात की थी। शुक्र ग्रह की बात करूं, इसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बहन, चमकीला ग्रह और भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है इस शुक्र ग्रह को। ठीक है, अगला है पृथ्वी। पृथ्वी का ग्रह दोस्तों जो है चंद्रमा, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा, चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की अधिकता के कारण कहा जाता है। आकार में 5वें नंबर का है। सूर्य से दूरी पर तीसरा है, सूर्य से दूरी पर ये तीसरा है। ठीक है, ये देखिए, सूर्य से दूरी है, ये तीसरा है। फर्स्ट है बुध ग्रह, दूसरा है शुक्र ग्रह, तीसरा है ये पृथ्वी ग्रह। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ये हो गया पृथ्वी। मंगल ग्रह की बात करें, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह दोस्तों, फेमोस और डीमोस, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह के ग्रह है दोस्तों, सॉरी उपग्रह है 2 है, जो फेमोस और डीमोस। ठीक है, इसका रंग दोस्तों लाल है, तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह पर 67 उपग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों गैनीमेड, ये गैनीमेड है दोस्तों, ये सबसे बड़ा ग्रह है उपग्रह इस बृहस्पति का। घूर्णन गति सबसे तेज होती है 10 घंटे। ठीक है, याद रखना। शनि ग्रह की बात करें, इसमें 62 ग्रह है। टाइटन दोस्तों इसका सबसे बड़ा ग्रह है या प्रमुख ग्रह है। शनि चारों ओर से वलय से घिरा हुआ ग्रह है। ठीक है, ये याद रखना है।
अरुण ग्रह पर 27 ग्रह है, उपग्रह, और हरा रंग का आता है। मीथेन गैस के कारण यह हरा रंग होता है अरुण। वरुण की बात करें यहाँ पर सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों वरुण है। गर्म ग्रह बुध है या फिर मंगल है। बुध ग्रह के उपग्रह दोस्तों वरुण ग्रह के उपग्रह 14 है। ये आपने को याद रखना है इस टेबल के अंदर। टेबल में से उपग्रह सौरमंडल से आएगा प्रश्न, यहीं से आ जाएगा। ठीक है, इतने कुछ पढ़ना है, मोटा मोटा ऊपर से आएगा रीट प्री में। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 प्लूटो को बोना ग्रह कहा था। ये 9वां ग्रह था प्लूटो। इसको एक बोना ग्रह के रूप में जाना गया था। शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा है वह क्लॉकवाइज करती है, क्लॉकवाइज करती है। बाकी के जो ग्रह है एंटी क्लॉकवाइज करते हैं परिक्रमा। ठीक है, बुध ग्रह सबसे कम दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, लगभग 88 दिन में, और सबसे अधिक समय लेता है वरुण ग्रह, वो भी 164 दिन में। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे कम परिक्रमा है वह बुध ग्रह लेता है 88 दिन, और सबसे ज्यादा है दोस्तों ये परिक्रमा वरुण ग्रह लेता है। यानी कि इसमें कर्म ही देख लीजिए कि सूर्य में सबसे कम तो यही लेगा 88 दिन हो गया, और सबसे ज्यादा ये वरुण हो गया क्योंकि ज्यादा दिन है इसका। सबसे कम हो गया बुध का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सौरमंडल से रिलेटेड प्रश्न है कि शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे परिक्रमण सबसे अधिक होता है और घूर्णन गति है वो भी अधिक होती है। शुक्र ग्रह की परिक्रमा गति है दोस्तों 225 दिन होती है, घूर्णन गति 243 होती है। ठीक है, यह है प्रश्न अपना है कि शुक्र ग्रह के परिक्रमण और घूर्णन गति की समय पूछा है, ये अपने को याद रख लेना है। अक्षांशीय अगला प्रश्न है अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। अक्षांशीय संख्या है दोस्तों ये है 180। देशांतरीय रेखा की कुल संख्या दोस्तों 360 देशांतरीय है, अक्षांशीय 180। ठीक है, याद रखना है। अगला है विश्व का वह महाद्वीप जिसमें से करक, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। देखिए ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का एक ऐसा महाद्वीप जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती है, करक है, मकर है, विषुवत रेखा, ये है अफ्रीका से। कौन है? अफ्रीका से। ठीक है, अगला है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक संकरे स्थल से जुड़े हुए हैं। यह स्थल संधि क्या नाम है? यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ने की जो संधि है यह पनामा है। उसको क्या है? पनामा। अगला प्रश्न देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन से 2 शोध संस्थान स्थापित है? ये दोस्तों मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री, ये 2 शोध संस्थान ये स्थापित है भारत के इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अगला प्रश्न देखिए, जल मंडल का कितने प्रतिशत भाग महासागरों पर पाया जाता है? जल मंडल का भाग है दोस्तों ये 97% लगभग भाग है ये महासागरों पर पाया जाता है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम जो महासागर है ये कौन सा है? व्यापार की दृष्टि से उत्तरी अंटार्कटिका महासागर है ये सबसे बड़ा है। अगला है पर्वतों के विभिन्न प्रकार या उत्पत्ति के आधार पर हिमालय तथा ओलंपस किस श्रेणी के पर्वत है? ये प्रश्न पूछा है कि उत्पत्ति के आधार पर हिमालय तथा ओलंपस किस श्रेणी का पर्वत है? यह वरीय पर्वत श्रेणी का पर्वत है। अगला है ज्वालामुखी पर्वत तथा ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बने किन्हीं 2 पर्वतों श्रेणियों के नाम बताना है। ज्वालामुखी से निर्मित दोस्तों ये पर्वत है अफ्रीका का जो पर्वत है किलिमंजारो, और नेपाल का जो फ्यूजिमा दोस्तों ये है, और किलिमंजारो अफ्रीका का है ये पर्वत है ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है। अगला है भारत का पूर्व से पश्चिम कितना देशांतर विस्तार है? संख्यात्मक रूप से बताइए। तो पूर्व से पश्चिम देशांतरीय विस्तार दोस्तों यह है लगभग 29 है, इसका सांख्यिकीय रूप है विस्तार में। अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उन राज्यों के नाम बताने हैं अपने को पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये है कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो पहला गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये है 8 ग्रह, 8 भी ग्रह है, पीछे हम बात करके आए हैं, लेकिन ये 8 है क्या है
ये है कर्क रेखा पर राज्य है जो भारत के, ठीक है। ये 8 कौन कौन से रिपीट करते हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये अपने को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि विशाल हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो विशाल हिमालय की दक्षिणतम श्रृंखला को दोस्तों शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्रह्म हिमालय के नाम से भी पुकारते हैं। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन कहलाता है, यानी कि वायुमंडल में दिन और प्रतिदिन है जो परिवर्तन होते रहते हैं, इसको हम मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम। अगला प्रश्न है दीर्घकालीन मौसम। दीर्घकालीन मौसम होता है दोस्तों, ये तो जलवायु होता है, और दिन प्रतिदिन बदलता है, इसको मौसम कहते हैं। ये इन दोनों में याद रखना है। जलवायु दीर्घकालीन मौसम है तो वो तो है जलवायु, और जो प्रतिदिन बदलता है ये है मौसम। अगला, शरद ऋतु में मानसून के लौटने के समय भारत के कितने प्रदेशों में या फिर कितने राज्यों में विशेषकर वर्षा होती है? लौटते हुए मानसून में कितने राज्यों में वर्षा होती है? तो दोस्तों ये होती है दक्षिणी भाग में, विशेष तौर पर तमिलनाडु में ये वर्षा होती है। दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, ठीक है। अगला है किस स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम और औसत दशा को क्या कहते हैं? वर्षों में मापी गई और मौसम औसत दशा को कहते हैं दोस्तों जलवायु। जलवायु है, कई वर्षों से मापी गई है जो औसत दशा ये जलवायु है। अगला है प्रश्न, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर कहा जाता है? तो भारत की जो जलवायु है इसे मानसूनी जलवायु कहते हैं, मानसूनी जलवायु, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मानसूनी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये दोस्तों मौसम शब्द है, अरबी भाषा से इस मानसूनी शब्द का लिया गया है। अगला है भारत की स्थिति किस कटिबंध में है? भारत की स्थिति दोस्तों ये उष्ण कटिबंध में है, ठीक है, जो कि उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तर में है और 23.5 डिग्री दक्षिण में है। उष्ण कटिबंध से स्थिति है भारत की। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ पर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है दोस्तों, समुद्र से स्थल की ओर है जो पवनें बहती है। अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न है, ये है टॉपिक है अपना अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां और हमारा वेग। हमारा देश भारत के बारे में हम जानकारी करेंगे क्या क्या है। तो ये अपना आ गया भारत देश का है जो कि इसका नक्शा है, क्या क्या है बातें हैं। बात करें देखिए, तो सबसे पहले हम उत्तरी बिंदु की बात करेंगे, दक्षिणतम बिंदु बात करेंगे, पूर्वी पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, किन किन राज्यों की सीमा लगती है पूरी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये अपना भारत देश है, ठीक है, जो कि आपको स्लाइड पे दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी बिंदु क्या है। तो उत्तरी बिंदु दोस्तों इंदिरा कोल है, यानी कोल ऊपर से आती है तो इंदिरा कोल है ऊपर उत्तरतम उत्तरी बिंदु है, ठीक है। तो इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, कैसे है? तो अक्षांशीय स्थिति दोस्तों ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो कि उत्तर में है, ठीक है। या जो कि बात करें ये रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उत्तर से पश्चिम दिशा है दोस्तों, ये होती है डुरंड रेखा से। डुरंड रेखा है, यहाँ से स्टार्ट होती हुई ये दक्षिणी स्थान पर जाती हुई कुमारी नामक स्थान, यहाँ पर केप कैमोरी नामक मुख्य स्थल भूमि पर यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। ये दक्षिणतम बिंदु दोस्तों ये है, क्या बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है अपना बिंदु, ठीक है, ये याद रखना है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कौन सा है? ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये है। और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो लंबाई दोस्तों 3214, आप याद रख सकते हैं 3214, यानी 3214 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है, ठीक है। ये अब बात करते हैं हम इस भारत देश के साथ लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय देशों की बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा लगती है 33,023 या 3323 याद कर सकते हैं किलोमीटर है। इसके बाद में दोस्तों चीन की लगती है, वो 3488 किलोमीटर है, मेक मोहन रेखा है। कौन सी है? मेक मोहन चीन के साथ लगती है, और रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों ये पाकिस्तान के साथ लगती है। नेपाल की बात करें, नेपाल की दोस्तों ये लगती है सीमा 1751,
1751 किलोमीटर है। ये भारत के साथ इसकी चीन है सॉरी नेपाल की सीमा लगती है। भूटान की बात करें, भूटान की है 1643 किलोमीटर है दोस्तों, ये लगती है भूटान के साथ सीमा। ठीक है, अगला है म्यांमार की बात करें, बांग्लादेश की बात करें तो म्यांमार की है दोस्तों 699 किलोमीटर, और बांग्लादेश की बात करें जो कि सबसे अधिक लगती है 4086 किलोमीटर, 4086 किलोमीटर है जो कि सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की लगती है। तो ये हो गए अपने पड़ोसी राज्य हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम पूर्व पश्चिम की। तो पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या स्थान है? तो पूर्व में दोस्तों गोरमोता है, ये स्थान है, गुजरात में पड़ता है। ये स्थिति है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और पूर्व में देखते हैं तो ये यहाँ पर स्थान आता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अपने को याद रखना है। इसकी लंबाई की बात करें, पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा भारत के बारे में थोड़ा बहुत परिचय। अब हम वन बात करते हैं कि इसकी स्थलीय सीमा क्या है, तटीय सीमा क्या है, कैसे है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, पूरी बात करेंगे। तो देखिए तो स्थलीय सीमा दोस्तों ये है 15,200 किलोमीटर। क्या है? 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा है। तटीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है, मुख्य भूमि से मिलाते हुए, या फिर द्वीप सहित इसकी जो लंबाई है वो है 7516.6, 7516.6 इसकी द्वीपों सहित लंबाई है तटीय सीमा की। अगला है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों गुजरात है, 1214 यानी कि 1214 किलोमीटर है, गुजरात की है, सबसे लंबी तटीय रेखा है। भारत की कुल सीमा दोस्तों बात करें तो 22,716 है, 22,716 है। ठीक है, 22,716 है कुल स्थलीय सीमा, सॉरी कुल भारत की सीमा 22,716। अगला भारत का क्षेत्रफल पूछा है, वो कितना है कि भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32,872 आपको याद रखना है, 32,872 इस प्रकार से आप आंकड़ों में याद रख सकते हैं, 32,872। ठीक है दोस्तों, विश्व में कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.47% है जो भारत अपना स्थान रखता है विश्व में, कितना है 2.47% स्थान रखता है। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आप इसको याद रख सकते हैं 32,872। ठीक है, ये आंकड़े याद रख सकते हैं। स्थलीय सीमा दोस्तों 15,200 याद रख सकते हैं, तटीय सीमा दोस्तों 6100 याद रख सकते हैं, सीमा द्वीप सहित बात करें तो ये 7516 आप याद सकते हैं। ठीक है, ये आंकड़े है वन लाइनर है जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप जैसे भी हो कैसे प्रकार से हो 1 2 3 करके आप जैसे भी याद करो याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। डुरंड रेखा की बात करें, डुरंड रेखा दोस्तों ये है चीन के साथ, सॉरी डुरंड रेखा लगती है कहाँ से, हमने पढ़ के आए हैं पाकिस्तान से, क्या पाकिस्तान से, तो ये है रेड क्लिफ हो गई। डुरंड रेखा दोस्तों ये है अपनी अफगानिस्तान के साथ, ये डुरंड रेखा है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये डुरंड रेखा है, इसकी दोस्तों इसको निर्धारण किया गया 8 अगस्त 1919 को, डुरंड रेखा अफगानिस्तान सीमा रखती है। ठीक है, अगला इंदिराकोल, इंदिराकोल दोस्तों ये है उत्तर दिशा का सर्वाचीन हिमनद के पास है, उत्तरी दिशा में जो बिंदु है ये इंदिराकोल है। और केप कोमोरिन की बात करें, केप कोमोरिन की बात करें, ये दक्षिण में स्थित है बिंदु है, और अंतिम स्थान कन्याकुमारी है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। अगला है भारत में समय निर्धारण करने के लिए किस देशांतर रेखा को मानक समय के रूप में माना गया? तो किस समय निर्धारण देशांतर रेखा है जो कि 82.5 डिग्री है,
इसको है समय निर्धारण या फिर समय मापन समय रेखा के रूप में जाना गया था। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के लगभग क्या ये 5 ही राज्य हैं जो कि यहाँ से गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो ये देखिए क्रम से हम बात करें तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये जो 5 राज्य हैं यहाँ से 82.5 डिग्री समय मानक रेखा है जो कि गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से गुजरती है। ठीक है दोस्तों। और चलिए दोस्तों थोड़ा सा एक बार मैं गैप लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी लाइट की वजह से ये डाउन हो गया है। इसको चार्जिंग लगाते हैं, स्टार्ट कंटिन्यू रखेंगे। हाँ तो दोस्तों क्षमा चाहूँगा, थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी 1-2 मिनट की, तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर से। चलिए अगला प्रश्न बात करें तो क्या पूछा है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो गति करती है उसको हम पूर्व से पश्चिम परिक्रमण कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण गति है उसको पश्चिम से पूर्व करती है। ठीक है। अपने स्थान पर पृथ्वी घूमना क्या कहलाता है? यानी कि सवयव पृथ्वी अपने स्थान पर ही घूमती है, उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण या घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन कह सकते हैं या फिर परिभ्रमण कह सकते हैं। परिभ्रमण होती है ये होगी, और सूर्य के चारों ओर जो घूमता है ये परिक्रमण हो गया। ठीक है, इनको याद रखना है। अगला है पृथ्वी की परिक्रमण काल की कुल कितनी अवधि है? परिक्रमण काल की पृथ्वी की कुल कितनी अवधि है? तो ये है लगभग साल के अंदर यानी 365 दिन और 6 घंटे का परिक्रमण काल होता है इस पृथ्वी का साल के अंदर। अगला है वर्ष की स्थिति तिथि विषुवत वृत्त के उत्तर भाग में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात किस दिन को होती है? तो भारत का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात के बारे में पूछा है, ये होती है 21 जून को। कब होती है? 21 जून, ये याद रखना है। अगला है कि वर्ष की किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? ये डेट पूछी है कि किस दिन को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो 21 मार्च हो गया। और इस दिन अमावस्या में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं घूमता, इसलिए पृथ्वी की दिन रात जो बराबर होती है 21 मार्च व 23 सितंबर को। कब होती है? 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी का दिन रात है वो बराबर होता है और सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ये प्रश्न है। ठीक है, ये याद रखना है। 21 जून को तो दोस्तों सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अगला है भारत में पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है दोस्तों। पश्चिम में कौन सा है? अरब है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगला देखिए भारत के देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार हमने बात की थी कि पूर्व में तो दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट हो गया पूर्वी देशांतर, और अगर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये लगभग देशांतरों का अंतर है दोस्तों 29 डिग्री का। 29 देशांतरों का अंतर है इसमें कि ये पूछा है भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। भूटान की स्थलीय सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? तो भूटान की दोस्तों ये सीमा है किन किन राज्यों के साथ भारत के लगती है? तो भारत के ये है 5-4 राज्य हैं, जैसे कि सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये 4 है राज्य यहाँ की भूटान की सीमा लगती है। ठीक है, ये अपने को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे हम बढ़ेंगे तो हमसे पूछा है कि भारत की जलवायु वनस्पति वन्य प्राणी, तो ये हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का कि भारत की जलवायु और वनस्पति वन्य प्राणी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय में गर्म व शुष्क पवनों चलती है, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो गर्मियों में जो दिन के समय में गर्म व शुष्क हवा चलती है उनको लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। और लू रचना है दोस्तों एक किसकी है? चंद्र सिंह है।
सिंह बिरकाली की है, याद रख सकते हैं। मानसून के प्रत्यावर्तन काल में देखिए, मानसून के प्रत्यावर्तन काल में भारत के किस भाग में या फिर विशेषकर किस राज्य में वर्षा सर्वाधिक होती है? तो भारत के किस स्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? ये होती है, तट की बात करें तो कोरोमंडल तट है, ठीक है, और दक्षिणी भाग है, विशेषकर तमिलनाडु में। पीछे हमने पढ़ के आए हैं कि भारत के किस भाग में है, तो राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु है। कौन सा भाग है? दक्षिणतम भाग है, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। अगला है, किस स्थान की जलवायु प्रमुख रूप से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो जलवायु किन कारकों पर निर्भर करती है? तो उस स्थान की स्थिति पर, ऊंचाई पर, समुद्र तल से दूरी पर, ऊंचावच पर। ये जो चार कारक है या कारण है, इसके आधार पर जलवायु प्रमुख रूप से निर्भर करती है कि स्थान की स्थिति हो गया, ऊंचाई हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, ऊंचावच हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ष हम किस माह में वन्य जीव सप्ताह दोस्तों मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सकती है। तो मोटे तौर पर प्रश्न पूछा है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो भारत में वन्य जीव अधिनियम संरक्षण है दोस्तों, ये है 1972 का। कब है? 1972 का। वन्य जीव व वन्य संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वन्य जीव वन्य संरक्षण का जो वर्णन है, ये अनुच्छेद है 51A में मिलता है, ठीक है, 51A याद रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, वन व जीवों को राज्य सूची से समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया था? तो वन्य जीव को दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको बनाया गया था, समवर्ती सूची का विषय। अगला है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 का दोस्तों, ठीक है, ये बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 का है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 का, ये याद रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इतना ही करेंगे। कल की वीडियो में फिर से हम आगामी जो भी क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे। उम्मीद करूंगा ये आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी भाइयों को इस वीडियो का फायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप सभी को सारा कुछ है जो मैटर है समझ में आया होगा, ठीक है, और आगामी इसी प्रकार से हम कंटिन्यू क्लासें करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।